सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने पेंडिंग रख दिया था नाउन केसेस को। एक बार फिर से उन्हीं का क्विक रिकॉल ले लेते हैं। नाउन के कुछ केसेस मैंने आपको बताए थे। चार टाइप के केस आए थे। फर्स्ट वन नॉमिनेटिव, सेकेंड वन एक्यूजेटिव, थर्ड वन वोकेटिव एंड द फोर्थ वन इज जेनिटिव। नाउन यूज किया जाएगा। नाउन केसेस में कुछ नहीं है, जस्ट इतना सीखना है कि नाउन यूज किया जाएगा। कभी कभी नॉमिनेटिव केस में, कभी एक्यूजेटिव केस होगा, कभी वो वोकेटिव एंड समटाइम्स जेनिटिव। अब कैसे देखो, नॉमिनेटिव का मतलब किससे है? नॉमिनेटिव जो है उसका मतलब है सब्जेक्टिव से। किससे है? सब्जेक्टिव से। यानी कि नाउन जो है यूज किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। इस केस में नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। किस केस में? नॉमिनेटिव में नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा जैसे कि पंकज इज कमिंग हियर। Pankaj is coming here. In this sentence, Pankaj is a noun and it is used at the place of subject. Subject के place पे use किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में पंकज जो है वो अपने आप में एक नाउन है। अच्छा, कौन सी नाउन है ये भी बता दीजिएगा। सर प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा रहा है। सब्जेक्टिव केस है यानी कि नॉमिनेटिव। ये नाउन का कैसा केस है? नॉमिनेटिव, जिसमें नाउन जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे फंक्शन कर रही है। अच्छा, लीड रोल कौन प्ले कर रहा है? पंकज इज कमिंग हियर, सब्जेक्ट के प्लेस पे। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, काव्या इज वॉचिंग अ मूवी। काव्या इज वॉचिंग अ मूवी। इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में काव्या जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा रहा है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, ये तो हो गया आपके सब्जेक्टिव के, जिसमें नाउन जो है ये अपने आप में सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किए जा रहे हैं। अच्छा, एक्यूजेटिव मीन्स क्या होता है? सेकेंड वन है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जब नाउन यूज किया जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। किसकी तरह? एज एन ऑब्जेक्ट की तरह नाउन जो है यूज किया जाएगा। कैसे? कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या था? नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन को हम यहाँ यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे? एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, We are learning English. We are learning English। इस सेंटेंस में we are learning English। we अपने आप में एक प्रोनाउन है, are हेल्पिंग वर्ब, learning मेन वर्ब है। अच्छा, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश यहाँ पे एक नाउन है, नाउन की तरह यूज की जा रही है। और ये क्या, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस है? सर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, दैट मीन्स ये नाउन का कैसा केस है? एक्यूजेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे नाउन किसकी तरह यूज की जा रही है? ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे मैं कहूँ इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट या इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, तो अपने आप में उस सेंटेंस में क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड जो है यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? इस सेंटेंस में यहाँ इंग्लिश सब्जेक्टिव प्लेस पे है, दैट मीन्स नॉमिनेटिव केस की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन यही सिमिलर वर्ड यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? यही सिमिलर वर्ड यहाँ पर फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का, यानी कि नाउन का कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। बहुत ही सिंपल सा है। अब एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूँ, आप मुझे बताएंगे उस सेंटेंस में कि क्या उस सेंटेंस में
ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव है नाउन का? रमेश इज एज intelligent as Suresh is. रमेश इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश इज। इस सेंटेंस में आप मुझे ये बताएंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। नाउन कहाँ पे सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रही है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रही है। देखें तो पता लगेगा। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में रमेश वर्ड जो है, क्या ये सब्जेक्ट के प्लेस पे है? जी बिल्कुल सब्जेक्ट के प्लेस पे है, वर्ब से पहले आ रहा है। अच्छा, रमेश इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश इज। रमेश उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सुरेश। अच्छा, सब्जेक्ट ये हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, ये क्या है? सुरेश। क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या यह ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट का मतलब किससे है? ऑब्जेक्ट का मतलब है कर्म से। किसी काम को किया जाता है तो उसमें जो कर्ता जो है वो सब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कर्म है। क्या यहाँ पे सुरेश कर्म है? जी नहीं, यहाँ पे कर्म का काम नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है? देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब किससे है? जब कर्ता कोई काम किसी पे करता है तो यहाँ पे कोई सुरेश के ऊपर ये काम थोड़ी कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इस सेंटेंस में रमेश और सुरेश इन दोनों का क्या किया जा रहा है? इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या है? कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन, ऑलवेज रिमेंबर इट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमेशा कंपैरिजन जो है शुड बी बिटवीन सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीज़ों के बीच में होना चाहिए। कंपैरिजन डिफरेंट नहीं, कंपैरिजन हमेशा एक जैसे केसेस में होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, कंपैरिजन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का कंपैरिजन करो। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करो। रमेश उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सुरेश, तो रमेश सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम ऑब्जेक्ट से कैसे कर सकते हैं? जी नहीं, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करो, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से करो। तो इसका मतलब यह भी क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ। यह भी क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ। बात आई समझ में? कुछ पल्ले पड़ रहा है कुछ? जी बिल्कुल आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। दो केसेस हमने सीख लिए, नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। तीसरा केस जो है, देखो नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, एक्यूजेटिव को ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तीसरा जो केस है वो है वोकेटिव। क्या है? वोकेटिव। वोकेटिव का में क्या, देखो वोकेटिव वर्ड बना है वोकेट से। किससे बना है? वोकेटिव वर्ड बना है वोकेट से। और वोकेट का मतलब क्या होता है? वोकेट का मतलब होता है टू एड्रेस समवन। टू एड्रेस समवन, किसी को एड्रेस करते हुए कुछ कहना। कोई स्टेटमेंट, किसी का नाम पुकारते हुए किसी को कुछ कहना, कुछ भी XYZ। जैसे मैं कहूँ दीपक कम हियर, दीपक यहाँ आओ, माया गो देयर। दीपक कम हियर, माया गो देयर। इन दोनों सेंटेंस में मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। मैंने कहा दीपक कम हियर, दीपक कम हियर। या फिर मैं कहूं दीपक यू कम हियर, दीपक तुम यहाँ आओ। ये सेंटेंस देखो, दीपक। अब जैसे दीपक कम हियर, आप कहेंगे सर इस सेंटेंस में तो पता ही नहीं चल रहा है कि दीपक जो है वो कैसे सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ किया जा रहा है। देखो ध्यान रखना, यहाँ अगर मैंने कोमा लगा दी, यहाँ पे कोमा लगा दी, इसका मतलब है कि मैं किसी को एड्रेस करते हुए, किसी का नाम पुकारते हुए उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। दीपक कम हियर, कोमा लगा दी है। दैट मीन्स अब इस सेंटेंस में यहाँ पे दीपक जो है कोई ऐसे सब्जेक्ट के प्लेस पे फंक्शन नहीं कर। यहाँ पे मैं दीपक को एड्रेस करते हुए, उसका नाम पुकारते हुए उसको कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, दीपक कम हियर। ऑलराइट, एक और सेंटेंस लेते हैं। कविता यू गो देयर, कविता यू गो देयर। इस सेंटेंस में कविता यू गो देयर, कविता तुम वहाँ जाओ। कविता को मैं क्या कर रहा हूँ? कविता को वोकेट कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, उसका स्पेशली नाम लेके, है ना।
तो इस टाइप से यहाँ पे ये कोई सब्जेक्टिव केस नहीं है, ये कोई सब्जेक्टिव केस नहीं है, बल्कि यह एक वोकेटिव केस है। नाउन का कैसा केस है? वोकेटिव केस है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और ले लेते हैं इम्पोर्टेंट। देखो वोकेटिव का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, और एग्जाम्पल है नरेशन में। देखो वोकेटिव जो है हम नरेशन में भी यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? देखो अगर कोई सेंटेंस है, आप नरेशन का मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। आगे कोई सेंटेंस जैसे माने कि मैंने लिखा ही said रानी you can solve this question. He said रानी you can solve this question. डबल कोटेशन में बंद कर दीजिए, डबल कोटेशन स्टार्ट है जी। यह कोई बात कही है जो कि रानी को कही गई है, नरेशन में है, डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट का मतलब किससे है? जब कर्ता जो है वो बात जो कि तो किसी को कह देता है, किसी ने कुछ स्टेटमेंट कहा वो एज इट इज़ कह दिया जाता है। लेकिन जब एज इट इज़ नहीं कह के हम उसका रेफरेंस देते हैं, उसमें कुछ कंजंक्शन ऐड करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा डायरेक्ट स्पीच ही से, देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है मैंने रानी, यह एक वोकेटिव केस में यूज़ किया जाए। यहाँ पे नाउन का कैसा केस है? यहाँ पे नाउन का वोकेटिव केस है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि यह कोई सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक वोकेटिव केस है। क्या है? वोकेटिव केस है जी। कैसे? अब देखो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये डायरेक्ट स्पीच में मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूँगा, तब ये रानी वर्ड देखो कैसे आएगा। ही सेड, किससे कहा? रानी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये जो ही है बात किससे कह रहा है? रानी से कह रहा है। किससे कह रहा है? रानी से कह रहा है जी बिल्कुल। तो ही सेड टू रानी, रानी को ही कहना चाहता था। अच्छा सेड टू जो होता है इसे हम कन्वर्ट करते हैं किस में? जब अंदर सिंपल सेंटेंस हो तब सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में। ही टोल्ड, किससे कहा? रानी, रानी से कहा। ही टोल्ड रानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। अच्छा हटाने के बाद क्या यूज़ करते हैं? इनको हटा के इनकी जगह दैट कंजंक्शन यूज़ करते हैं जब सिंपल सेंटेंस हो। अच्छा ही टोल्ड रानी दैट, देखो टोल्ड के बाद टू कभी नहीं आता है, टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता है। ही टोल्ड रानी दैट यू की जगह, अब देखो उसने रानी से कहा कि, क्या कहा? यू। किसके लिए आया? यू, रानी के लिए आया, तो रानी के लिए हम यू थोड़ी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शी। बात रानी से कही है ना कि रानी जो है यह समस्या सोल्व कर सकती है, वह शी। क्या यूज़ करेंगे? शी। रानी के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी। शी कैन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुड में, शी कुड। अच्छा सॉल्व, शी कुड सॉल्व दिस किस में कन्वर्ट होता है? दैट में। क्वेश्चन। बात समझ में आई? आई होप यू गोट इट वेरी वेल। चलिए कितने कर लिए हमने? नॉमिनेटिव केस कर लिया, एक्विजेटिव कर लिया, वोकेटिव कर लिया। चौथा केस जो है लास्ट वन क्या है? जेनेटिव केस। जेनेटिव केस का मतलब कैसे है? देखो जेनेटिव केस में क्या होता है? जेनेटिव को हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कह दो, जेनेटिव कह दो, बात एक ही है। इसमें देखो दो टाइप के केसेस मिलेंगे। बेसिकली होता क्या है? जब किसी नाउन के साथ हम क्या यूज़ कर देते हैं? अपोस्ट्रोफे। क्या? अपोस्ट्रोफे एस यूज़ कर देते हैं, तो वो नाउन का कैसा केस बन जाता है? जेनेटिव केस बन जाता है। कैसा केस बन जाता है? जेनेटिव केस या पॉजिटिव। जब किसी नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफे, देखो इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफे। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफे एस। देखो ये हमेशा शो करता है पोजीशन को। किसको? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है बिलोंगिंगनेस से। किससे? बिलोंगिंगनेस से, यानी कि उसमें कोई वर्ड या फिर कोई भी एक चीज़ जिस पे जो करता है उसका पोजीशन होगा, उसका क्या होगा? अधिकार होगा। जैसे मैंने कहा राम्स कार। इस सेंटेंस देखो, इस स्टेटमेंट में सेंटेंस तो नहीं कहूँगा, इसको एक फ्रेज कहूँगा। राम्स कार
देखो अपोस्ट्रोफी एस लगते ही अगली जो नाउन है ये अपने आप में पोजीशन शो करने लग जाएगी। क्या शो करने लग जाएगी? पोजीशन। राम की कार मीनिंग क्या देता है? ये अपोस्ट्रोफी एस जो है ये मीनिंग देता है ऑफ का। किसका? ऑफ का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग देता है? ऑफ का। कार ऑफ राम, राम ऑफ कार मत कर देना, कार ऑफ राम, कार ऑफ राम, राम की कार। देखो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जेनेटिव केस में क्या होता है? पोजीशन को किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो इसके बाद जो नाउन आई है उस पे इसका पोजीशन होगा। इसके बाद जो नाउन आई है, ये नाउन आई, इस पर इसका क्या होगा? पोजीशन होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। समझ में नहीं आया है तो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चलिए 4 केसेस मैंने बताए हैं आपको। नॉमिनेटिव अच्छे से क्लियर है। अच्छा, दूसरा एक्यूजेटिव जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो भी अच्छे से क्लियर है। तीसरा केस क्या था? तीसरा था सर वोकेटिव। वोकेटिव बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ईजी है, वेरी इजी। क्या है? वोकेटिव में होता है किसी नाउन को, किसी पर्सन का नाम लेते हुए हम उसको एड्रेस करते हुए कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना। जिसमें प्रोनाउन तो साथ में उसके लिए यूज करते ही हैं, यू, शी, ही, एंड साथ साथ में नाउन भी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो वहाँ पे सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है या कर रही है, या फिर वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है या कर रही है। वहाँ पे वो फंक्शन करता है वोकेटिव केस का। किसका? वोकेटिव केस का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट अ फ्यू सेकेंड अगो कुछ मैंने आपको बताया है, जेनेटिव केस यानी कि नाउन का पॉजिटिव केस। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चौथा केस कौन सा था? नाउन का पॉजिटिव केस। जैसा कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव केस में क्या है, किसका है ये? नाउन का। नाउन का पॉजिटिव केस है। ये वर्ड बना है पोजीशन से। किससे बना है? पोजीशन से। और पोजीशन का मतलब होता है बिलोंगिंगनेस। किससे है? बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस से है। किससे है? बिलोंगिंगनेस से। बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनापन। जब किसी चीज पे स्वामित्व दिखाने लग जाए, अपनापन। जब कोई नाउन किसी आगे आने वाले नाउन पे बिलोंगिंगनेस यानी कि अपनापन दिखाने लग जाए, ये वो मेरा है, आपका है, इसका है, उसका है, तो वो अपने आप में क्या है? नाउन का पॉजिटिव केस है। क्या है? पॉजिटिव केस। इसमें हम करते क्या है? इस केस में हम यूज करते हैं यूज अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे एस। और अपोस्ट्रोफे जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। कैसे? जैसे मैंने एक नाउन यूज किया, देखो ये एक नाउन है, इसके साथ अपोस्ट्रोफे लगाया, एस लगाया, और इसके बाद जो नाउन आएगी इस नाउन पर इस नाउन का क्या होगा? पोजीशन होगा। क्या होगा? पोजीशन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इस नाउन पर होगा, न कि इस नाउन पर, इस नाउन का होगा पोजीशन। अब पोजीशन के भी कुछ केसेस हैं, कैसे वो भी जान लेते हैं। जैसे कि देखो 2 टाइप के केस मिलते हैं आपको। 2 टाइप के केस मिलते हैं। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कुछ वर्ड जो होते हैं एंड होते हैं एस के साथ। क्या होते हैं? एस के साथ। तो कुछ वर्ड विदाउट एस के साथ। देखो 2 टाइप के केस देखने को मिलेंगे। 2 टाइप के केस कैसे हैं? जैसे कोई नाउन है, नाउन जो है, एक तो केस मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एंड विथ अस। क्या है? एंड विथ अस। जो वर्ड एस के साथ एंड हो उनके साथ पोजीशन कैसे यूज करें, और जो वर्ड एंड विदाउट एस, जो वर्ड्स बिना एस के एंड हो, किसी वर्ड के लास्ट में अगर ये वर्ड आ रहा है या ये साउंड आ रहा है एस के साथ एंड हो, तब क्या करना है? और
एस के बिना एंड हो तब क्या करना है। देखो एस के साथ एंड हो तब हम यूज़ करेंगे ओनली अपोस्ट्रोफी। क्या यूज़ करेंगे? ओनली अपोस्ट्रोफी, ओनली अपोस्ट्रोफी, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। लेकिन जो वर्ड एस के बिना एंड हो उनके साथ हम यूज़ करेंगे अपोस्ट्रोफी एस। कैसे? ये चीज़ आपको समझनी है जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको ध्यान देना है ज़्यादा। देखो जो वर्ड एस के साथ एंड हो तब हमें ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है उस एस के बाद। लेकिन जो वर्ड एस के बिना एंड हो तो हमें नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए क्या यूज़ करना है? अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? अपोस्ट्रोफी एस। देखो एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, प्रियाज बुक। अब इस स्टेटमेंट में या फिर इस फ्रेज में प्रियाज बुक, प्रिया की बुक, प्रिया के साथ मैंने क्या कहा? अपोस्ट्रोफी एस यूज किया। क्या प्रिया वर्ड एस के साथ एंड हो रहा है? जी नहीं, ये एंड विदाउट एस है। एंड विदाउट एस है तब हम क्या करेंगे? तब हम अपोस्ट्रोफी एस। देखो प्रिया के आगे क्या लगाया मैंने? अपोस्ट्रोफी लगा दिया। क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफी। अब देखो एक केस और सुनो। रमेश कार नहीं सर, मज़ा नहीं आ रहा। देखो क्या कहा मैंने? देखो एंड विथ एस एंड विदाउट एस, इसमें एक्चुअल में नाउन क्या है? रमेश। साउंड किसका आ रहा है? स का साउंड आ रहा है। तो एस के साथ स के साथ एंड हो रहा है ये वर्ड। जब स के साथ या अस का यानी कि हिसिंग साउंड, मैं कहना चाहता हूँ हिसिंग साउंड। क्या साउंड दे रहा है यहाँ पे? हिसिंग साउंड दे रहा है। जो वर्ड्स हिसिंग साउंड दे, जिन वर्ड्स में हिसिंग साउंड हो उसमें हम ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? अपोस्ट्रोफी। और जो हिसिंग साउंड ना दे उनमें अपोस्ट्रोफी कंप्लीटली यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस में एरर क्या हुई? एरर ये हुई रमेश कार नहीं होगा, रमेश कार ऐसे यूज़ करना है। ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? सिर्फ अपोस्ट्रोफी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। दीपिका's brother। दीपिका's ब्रदर, मेन नाउन कौन है? दीपिका। अपोज एंड विदाउट एस है तो अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। एंड विदाउट एस में अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। लेकिन भावेश स्कूल जी कहना गलत होगा, भावेश स्कूल। क्यों? क्योंकि स का साउंड आ रहा है लास्ट में। वर्ड के लास्ट में स का, एस का या हिसिंग साउंड आए तब हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा के क्या लगाएंगे? ओनली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। वो अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगी? जब ये स साउंड दे रहा है उसके बाद में लगाना, पहले नहीं लगाना। ये चीज़ आपको चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ केसेस करने वाले हैं। केसेस देखो कैसे क्या क्या है। पॉजिटिव नाउन के यूजेस हम जानने वाले हैं। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, कि अपोस्ट्रोफी एस जो है इसका यूज़ कहाँ करेंगे ये हम जान लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहला कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मोहन्स बाइक। मोहन अपने आप में क्या है? लिविंग थिंग है। क्या है? लिविंग थिंग है। देखो लिविंग थिंग में भी आपको ये ध्यान में रखनी है,
लिविंग थिंग में भी ये ध्यान में रखनी है कि अगर मैं बात करूं पर्सन की तब आपको क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तब आपको यूज़ नहीं करना है। लिविंग में तो अपने आप में प्लांट्स भी देखो, लिविंग में प्लांट्स भी लिविंग में है, पर्सन भी लिविंग में है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। देखो प्लांट्स पोजीशन नहीं दिखा सकते, प्लांट्स पोजीशन नहीं दिखा सकते। देखो जो चीज़ें पोजीशन दिखाए, जो चीज़ें स्वामित्व रखने का पोजीशन दिखाए, है ना, तो उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं वर्ड्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। जैसे मोहन अपने आप में एक नाउन है, अपने आप में क्या है, एक नाउन है, तो इसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। कैसे, देखो बाइक पर किसका पोजीशन है, बाइक पर मोहन का क्या है, पोजीशन है। मोहन की बाइक, किसकी बाइक, मोहन की बाइक। अब जैसे एक एग्जांपल लूंगा, मैंगोज ट्री, इसी से प्लांट से एक वर्ड लिया हमने, मैंगोज ट्री, आम का पेड़। मैंने कहा लिविंग थिंग है अपने आप में, पेड़ जो प्लांट्स हैं लिविंग होते हैं, दैट इज फाइन, बट सर आपने बताया लिविंग थिंग में सिर्फ पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, प्लांट्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग है, ये अपने आप में पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं करती, पोजीशन शो नहीं करती, इसलिए हम इसको मैंगो ट्री नहीं करके हम क्या कहेंगे, मैंगो ट्री। क्या कहेंगे, मैंगो ट्री या ट्री ऑफ मैंगो। जैसे मैं कहूँ देयर इज अ मैंगो ट्री आउटसाइड माई ऑफिस, मेरी ऑफिस के बाहर एक मैंगो ट्री है, यानी कि मैंगो ट्री आम का पेड़ है। मैं कहूँ देयर इज अ ट्री आउटसाइड माई ऑफिस, एक ट्री है, ट्री अपने आप में एक नाउन है। मैं कहूँ मैंगो ट्री है, किसका पेड़ है, आम का पेड़ है। इसका मतलब सर ये क्या कर रहा है, ये मैंगो जो वर्ड है, ये मैंगो वर्ड जो है ये एक मॉडिफायर का काम कर रहा है। किसका, मॉडिफायर। और जो वर्ड्स किसी को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने का काम करते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। हालांकि ये एक नाउन है लेकिन ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, मॉडिफायर की तरह, इसलिए इसका ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या, मैंगो। तो देयर इज अ मैंगो ट्री आउटसाइड माई ऑफिस, ये कहना सही है, ये कहना गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने मैंगो ट्री नहीं किया, मैंगो ट्री कर दिया, तो फिर मोहन बाइक नहीं कर सकते क्या? मोहन बाइक ऐसे नहीं कर सकते बेटा कि मोहन जो है क्या यह मॉडिफायर का काम कर रहा है, बाइक को मॉडिफाई कर रहा है क्या? जी नहीं, बाइक की विशेषता थोड़ी बता रहा है, बाइक पर पोजीशन दिखा रहा है मोहन, तो इसलिए मोहन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज किया। बात समझ में आई? कुछ आसान है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करता है, दूसरा यूज ये करता है विथ हिसिंग वर्ड। हिसिंग वर्ड के केस में क्या करना है, देखो हिसिंग वर्ड जो होते हैं उस केस में हमें ये करना है कि नाउन जो है, नाउन उसके बाद में अपोस्ट्रोफी, फिर एस, फिर वो पोजीशन वर्ड, ऐसा आता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन हिसिंग साउंड के केस में हमें ये करना है, हिसिंग साउंड के केस में हमें ये करना है कि नाउन तो रखनी है, अपोस्ट्रोफी भी रखना है, लेकिन ये जो एस है ये नहीं रखना है, क्योंकि ये जो स का साउंड, हिसिंग साउंड जो है वो नाउन के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी वजह से हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करके ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ओनली अपोस्ट्रोफी। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले बताए थे, एक दो और बताते हैं। सुरेश ब्रदर, सुरेश ब्रदर जी नहीं, ओनली अपोस्ट्रोफी यूज़ करो। सुरेश ब्रदर, सुरेश का भाई, किसका भाई? सुरेश का भाई। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला केस ये है कि नाउन जो है, नाउन जो है ये नाउन दो तरीके से फंक्शन कर सकती है।
ये नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और ये नाउन प्लूरल भी हो सकती है। और इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस। अच्छा, अपोस्ट्रोफी एस आ गया, इसका मतलब आगे पोजीशन वर्ड आएगा। क्या आएगा, पोजीशन वर्ड। और ये जो पोजीशन वर्ड है ये भी अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। कैसे सर, बात समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल से समझा दो। बिल्कुल एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे राम्स बुक। राम्स बुक, राम की किताब या राम की किताबें, सर दोनों ही सही हैं। राम के पास एक किताब भी हो सकती है, राम के पास बहुत सारी किताबें, बहुत सारी हुई तो राम की किताबें।